हाँ भाई, क्या हाल चाल सबके। अब देखो, बात कर रहे थे हम किस में, सब ग्रुप में, है ना। तो देखो उसमें प्रॉपर्टीज पे बात करते हैं, लिखिएगा। अब नेक्स्ट स्टडी लगाइएगा, उपग्रुप के गुणधर्म या प्रॉपर्टीज ऑफ सब ग्रुप। उपग्रुप के गुणधर्म या प्रॉपर्टीज ऑफ सब ग्रुप। अब इसमें लिखिए, पहला पॉइंट लिखिएगा, 1 नंबर पॉइंट लगा के लिखिएगा। यदि H किसी ग्रुप G का, यदि H किसी ग्रुप G का उपग्रुप है तो, यदि H किसी ग्रुप G का उपग्रुप है तो क्या क्या होगा उसके अंदर, कि भाई हमने देखा था कि G क्या होगा, ग्रुप होगा, 4 प्रॉपर्टी होंगी। अगर उसमें से H निकालेंगे तो H क्या बनेगा, अगर उसका सब ग्रुप बनेगा तो उसमें भी कितनी प्रॉपर्टी होंगी, 4। अब देखो, जैसे कल हमने एक सवाल किया था 1 - 1 आयोटा और कितना माइनस आयोटा, यही था। इसका सब ग्रुप क्या बना था, 1 और -1। अब आपने देखा होगा कि इसके सब ग्रुप जो बनेगा, एक कौन बना था, इसका आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, ये भी होगा आपके पास, एक जी खुद होगा पूरा, यही है टोटल 3 इसके। अब देखो, इस जी का आइडेंटिटी एलिमेंट कौन है, अरे जी का तत्समक अवयव कौन है, 1 है आपके पास। और ये जितने भी उपग्रुप नज़र आ रहे हैं, सब ग्रुप आपको दिख रहे हैं, क्या इनमें भी आइडेंटिटी एलिमेंट 1 ही है, क्या 1 ही है। तो मतलब जो आइडेंटिटी एलिमेंट ग्रुप का होगा वही आइडेंटिटी एलिमेंट किस में होगा, सब ग्रुप में होगा। मतलब अगर जी का सब ग्रुप कौन है, एच है, तो जी का जो आइडेंटिटी एलिमेंट जी का है वही आइडेंटिटी एलिमेंट किसका होगा, एच का होगा। ठीक है, तो क्या लिखा अपन, यदि एच किसी ग्रुप जी का उपग्रुप है तो एच का तत्समक अवयव, एच का तत्समक अवयव वही होगा, एच का तत्समक अवयव वही होगा जो कि जी का है। करो देखिए नोट, कि आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ एच इज सिमिलर टू जी, कि एच का आइडेंटिटी एलिमेंट वही होगा जो आइडेंटिटी एलिमेंट किसका होगा, जी का होगा। ठीक है, इसके बाद दूसरा पॉइंट, जो इन्वर्स आपके पास यहाँ, जैसे 1 का इन्वर्स कितना था 1, -1 का कितना था -1, आयोटा का माइनस आयोटा, ये अलग बात है वो तो, लेकिन अपने तो काम 2 ही आ रहे हैं। तो जो 1 का इन्वर्स यहाँ कितना था 1, -1 का कितना था -1, तो यहाँ भी 1 का क्या होगा 1 ही होगा, -1 का भी क्या होगा -1 ही। मतलब अगर किसी एलिमेंट ए का, कोई भी जनरल बात करें, अगर किसी एलिमेंट ए का जी में जो इन्वर्स है, अगर वो एलिमेंट ए किस में आता हो, एच में आ जाता हो, भी सब ग्रुप में आता हो, तो उसका इन्वर्स भी क्या होगा, वही होगा जो किस में हुआ है, जी में हुआ है। भाई जी के अंदर 1 का इन्वर्स कितना था 1, -1 का कितना -1। ये तो ग्रुप था, ग्रुप से हम क्या बना लेंगे, सब ग्रुप। अगर सब ग्रुप बना भी लेंगे तो सब ग्रुप में भी इन्वर्स क्या होगा, उस एलिमेंट का वही होगा जो किस में होगा, जी में होगा। तो लिखिएगा सेकंड पॉइंट इसमें, किसी अवयव ए का प्रतिलोम, किसी अवयव ए का प्रतिलोम एच में वही होगा, एच में वही होगा जो जी में है, एच में वही होगा जो जी में है। किसी अवयव ए का प्रतिलोम एच में वही होगा जो जी में है। कि इनवर्स ऑफ एनी एलिमेंट ए बिलोंग्स टू एच इज सिमिलर टू इनवर्स ऑफ ए बिलोंग्स टू जी।
इसके बाद देखो थर्ड प्रॉपर्टी लिख लिया ना सबने, मतलब समझ आ ही रहा है, एग्जाम्पल के साथ चल रहे हैं अपन, कोई इशू नहीं है ना। थर्ड पॉइंट है आपके पास कि जो कोटि या ऑर्डर वन का ऑर्डर कितना था, अगर है किसी को याद तो, वन का ऑर्डर कितना था 5। अरे आइडेंटिटी का तो हमेशा वन ही होता है, ऑर्डर कैसे चेक करते हैं? देखो इस वन का ऑर्डर पीछे पढ़ के आ चुके सारी चीज़ें। वन का ऑर्डर कितना था 1, -1 का ऑर्डर कितना था 2 ऑर्डर था -1 का। ऑर्डर वो होता है कि उस एलिमेंट की वो मिनिमम से मिनिमम पावर, जिससे कि क्या मिल जाए, आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाए। जो किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर जो जी में होगा वही ऑर्डर किस में होगा, एच में होगा। अगर वो एलिमेंट जी वाला किस में आता है, एच में आता है, तो जो एलिमेंट का ऑर्डर जी में था वही ऑर्डर किस में होता है, एच में। यहाँ भी 1 का ऑर्डर कितना होगा 1, -1 का ऑर्डर कितना होगा 2 ही होगा आपके पास। तो किसी अवयव लिखिएगा, किसी अवयव ए बिलोंग्स टू एच की कोटि या ऑर्डर, किसी अवयव ए बिलोंग्स टू एच की कोटि या ऑर्डर वही होगा जो जी में ए की कोटि है, जो जी में ए की कोटि है, कि ऑर्डर वही होगा एच के अंदर किसी एलिमेंट का जो जी में उसका ऑर्डर हुआ था। लेकिन ये सारी बातें कब वैलिड होंगी, जब एच क्या होना चाहिए, सब ग्रुप होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हर कुछ ही निकाल के लिया है जी में से और उसमें ये प्रॉपर्टी वैलिड होंगी, नहीं होंगी। कंडीशन क्या है कि जी का सब ग्रुप कौन होना चाहिए, एच होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, सेकंड पॉइंट, एक अरिक्त उपसमुच्चय, एक अरिक्त उपसमुच्चय एच जी का, एक अरिक्त उपसमुच्चय एच ग्रुप जी का उपग्रुप होगा यदि और केवल यदि A belongs to H, B belongs to H. This implies that AB inverse belongs to H. कि a non-empty subset H is subgroup of Z if and only if A belongs to H, B belongs to H. This implies that AB inverse belongs to H. कल भी बताई थी प्रॉपर्टी, याद हो तो, थोड़ा सा हिंट दिया था मैंने। A non-empty subset H is said to be subgroup of group G, is said to be subgroup of group G if and only if A belongs to H, B belongs to H. This implies that AB inverse belongs to H. देखो ये क्या कहता है, कल तो अपन ने एक तो बेसिक सीखा था कि भाई ये तो क्या है, आपके पास ग्रुप है, ग्रुप में से ये निकाला और कोई निकाले, अलग अलग एलिमेंट्स लेके सब उपसमुच्चय बनाए। फिर उपसमुच्चय क्या बनता है आपके पास, उपसमुच्चय क्या बनना चाहिए, उपग्रुप बनना चाहिए। इसके लिए उसमें ग्रुप वाली कितनी प्रॉपर्टी होनी चाहिए, 4। लेकिन अब हम ग्रुप वाली 4 प्रॉपर्टी चेक नहीं करेंगे। अब हम क्या करेंगे, जी में से क्या निकालेंगे, एच, फिर एच का एक एलिमेंट ले लेंगे, एच का दूसरा एलिमेंट ले लेंगे। अब वो पहला एलिमेंट लिखेंगे और जो दूसरा लिया है उसका इन्वर्स तो देखना जानते ही हैं। अरे भाई इन्वर्स तो सीख ही रखा अपन ने, उसका इन्वर्स। और जो भी ये बीच में कुछ नहीं दिख रहा है, इसका मतलब उस सवाल की जो भी संक्रिया होगी, गुणा है, प्लस है, डॉट है, जैसा भी है भाई, जब भी 2 लिखे रहते हैं इसका मतलब यहाँ बीच में क्या है, ऑपरेशन है भाई। ऐसा तो है नहीं कि मैथ्स में 1 लगा दिया, इंग्लिश की तरह के एक के साथ भी लगा दिया तो कोई नाम ए बी बन गया, ऐसा तो होगा नहीं मैथ्स में। तो यहाँ कुछ ना कुछ जो भी सवाल का ऑपरेशन होगा वो लगाएंगे और इसका आंसर देखेंगे कितना आएगा, एच। अगर एच में ही आएगा तो ये एच जो अभी तक इसको क्या कह रहे थे, उपसमुच्चय, अब इसको क्या कहने लग जाएंगे, उपग्रुप या सब ग्रुप। देखो जाए इसके अंदर देख सकते हैं हम, जैसे 1 एक तो मैंने मान लो कितना ले लिया 1, और दूसरा कितना लिया मैंने मान लो -1।
ठीक है। अब यहाँ तो -1 का इन्वर्स कितना होता है, -1 ही होता है। तो 1 इंटू गुणा का ऑपरेशन था इस सवाल में, तो रिजल्ट कितना आ गया, -1। कोई से भी ले सकते हो, सबके लिए होना चाहिए। तो ये किसका है, ए, ये बी कह दो चाहिए इस सवाल के लिए, तो क्या हो गया, बी इन्वर्स हो गया। और बी इन्वर्स जो आंसर आया कितना आया, -1। ये -1 किसके अंदर है, एच के अंदर है। तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, सब ग्रुप। पूरी 4 प्रॉपर्टी चेक करने की आपको ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट लगाओ, थर्ड पॉइंट लिखिएगा। बहुत सारे सवालों में देखेंगे तब और क्लियर हो जाएगा आगे। थर्ड पॉइंट लिख लो, किसी परिमित ग्रुप जी का, किसी परिमित ग्रुप जी का कोई अरिक्त उपसमुच्चय, किसी परिमित ग्रुप जी का कोई अरिक्त उपसमुच्चय कैपिटल एच, कोई अरिक्त उपसमुच्चय एच उपग्रुप होगा, अरिक्त उपसमुच्चय एच उपग्रुप होगा यदि और केवल यदि A belongs to H, B belongs to H, this implies that AB belongs to H. For a finite group G, any non-empty subset H is a subgroup if and only if A belongs to H, B belongs to H, AB belongs to H. शब्द दो हैं इसके अंदर, तो दोबारा लिखवा देते हैं, लिखो। For a finite group G, any non-empty subset H is a subgroup if and only if A belongs to H, B belongs to H. This implies that AB belongs to H. देखो पिछले पॉइंट में इस पॉइंट में क्या अंतर है बताओ, 2 नंबर पॉइंट और 3 नंबर पॉइंट में अंतर बताओ। देखो ये जो ऊपर वाली प्रॉपर्टी है इसमें तो ग्रुप कैसा भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, परिमित भी हो सकता है और अपरिमित। भाई जैसे मान लो ग्रुप ये ले लें अभी Z+ वाला, तो ये कौन सा ग्रुप है, अपरिमित ग्रुप है। अरे इनफाइनाइट है, Z में तो बहुत सारे एलिमेंट आते हैं, तो ये कौन सा ग्रुप है, अपरिमित। और ये कौन सा है, 4 ही एलिमेंट हैं, तो ग्रुप कौन सा हुआ, फाइनाइट या परिमित हुआ। तो ये तो दोनों के लिए प्रॉपर्टी है। लेकिन अगर ऐसा हो कि ग्रुप क्या हो आपके पास, परिमित या फाइनाइट ही हो, तो फिर आपको इन्वर्स लेने की भी ज़रूरत नहीं है। सिर्फ ए ढूंढो, बी ढूंढो और ए बी देखो कि वो एच में है या नहीं है। भाई ये तो दोनों के लिए प्रॉपर्टी, इसको भी काम में ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ग्रुप क्या हो, परिमित या फाइनाइट हो, तो फिर आप 2 एलिमेंट ले लो और दोनों को ऑपरेट करा लो, वो रिजल्ट भी किस में होना चाहिए, एच में ही होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, फोर्थ। देखिएगा, किसी ग्रुप जी के किन्हीं 2 उपग्रुपों, किसी ग्रुप जी के किन्हीं 2 उपग्रुपों का सर्वनिष्ठ, किसी ग्रुप जी के किन्हीं 2 उपग्रुपों का सर्वनिष्ठ जी का उपग्रुप होता है, सर्वनिष्ठ जी का उपग्रुप होता है। The intersection of any two subgroups is also a subgroup of G। देखो क्या कहा इस पॉइंट के अंदर, नेक्स्ट 4th पॉइंट में अपन ने, कि जैसे मान लो ये अपने पास कोई ग्रुप क्या दिया हुआ है G, ठीक है। अब इसके क्या ले लिया हमने, उपग्रुप या सब ग्रुप ले लिया। एक कोई मान लो H1 ले लिया और एक दूसरा क्या ले लिया अपन ने, H2, ठीक है। अब अगर H1 H2 का मैं इंटरसेक्शन भी ले लूँ, H1 H2 का मैं क्या ले लूँ, इंटरसेक्शन, तो इंटरसेक्शन से कुछ तो आएगा। भाई दिखने में H1 H2 इंटरसेक्शन बड़ा दिख रहा है, लेकिन आएगा तो कोई रिजल्ट इसका भी।
अब जो H1 H2 जो बनेगा वो भी उपग्रुप होगा किसका, जी का। जरूरी नहीं है कि 2 के लिए ही हो, 3 होंगे, 4 होंगे, इंटरसेक्शन कितने का भी हो सकता है। जैसे मान लो 3 उपग्रुप थे किसी के, H1 H2 और कितना H3, तो इंटरसेक्शन लेंगे, मान लो H1 इंटरसेक्शन H2 इंटरसेक्शन कितना ले लिया, H3, तो तीनों के इंटरसेक्शन से कुछ तो आएगा, जो कुछ आएगा वो भी उपग्रुप होगा, किसका उपग्रुप होगा, जी का क्या होगा आपके पास, उपग्रुप होगा। ऐसा नहीं कि प्रॉपर्टी 2 के लिए ही होगी। लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो इसमें, नीचे लिख लो इसके अंदर व्यापक रूप या जनरल फॉर्म। व्यापक रूप में भी रिजल्ट सत्य है, या जो परिणाम है वो क्या है, सत्य है, या कथन सत्य है। व्यापक रूप में भी जो रिजल्ट या जो परिणाम या जो स्टेटमेंट है वो क्या है, सत्य या ट्रू है। इसका मतलब हुआ अर्थार्थ व्यापक रूप या जनरल फॉर्म का मतलब H1 इंटरसेक्शन H2 चाहे 2 हो चाहे 3 हो या चाहे n हो, ये भी क्या बनेगा आपके पास, उपग्रुप बनेगा। भाई H1 सब ग्रुप है, H2 भी क्या है, सब ग्रुप, तो जितने भी हैं उन सब का इंटरसेक्शन लें तो वो भी क्या होगा आपके पास, सब ग्रुप होगा। नेक्स्ट लिखेगा फिफ्थ प्रॉपर्टी, ये तो लिख लो। अब लिखिएगा किसी ग्रुप G के ये लिख लिया ना, या नहीं लिखा, अरे लिखा कि नहीं लिखा, देखो थोड़ी लिखने की स्पीड थोड़ी फास्ट होनी चाहिए भी, है ना। कारण ये है कि अपन है मैथ्स के स्टूडेंट, है ना, तो सवाल भी थोड़े लिखेंगे फास्ट। अब वो फास्ट कब होगी, जब घर जाके थोड़ा कॉपी पेन में करेंगे। अब ऐसे नहीं है कि कोई मंत्र का जाप करते रहें फास्ट हो जाए, है ना, ऐसा नहीं होगा। अब वो पेपर में भी जिसका सवाल करने का फ्लो तेज है लिखने का, वो आप 5 सवाल करेंगे वो इतने में 7 करेगा। भाई सवाल में भी तो लिखना ही पड़ता है सोल्व करने में, तो वो फ्लो थोड़ा अच्छा होना चाहिए हाथ का, ये है ना, लिखने का। ऐसा नहीं है कि फिर बहुत ही बुरा लिखें, ऐसा भी नहीं लिखना, है ना, लेकिन थोड़ी स्पीड ठीक होनी चाहिए और बच्चों की तुलना में अपनी। क्योंकि भाई आर्ट्स वाले बच्चे या और बाकी सब्जेक्ट वाले बच्चे अपन से बहुत कम लिखते हैं, ये देखा होगा ना आपने, भाई अपन से बहुत कम लिखते हैं। वो तो पढ़ के जाते हैं, फिर डायरेक्ट ऑप्शन पे टिक लगाते हैं कि राजधानी, ये लो, पूरे पेपर में एक शब्द लिखने की ज़रूरत नहीं है टिक लगाने के अलावा, और वो हमारी सीट को वो करने के अलावा। बताओ किसी आपके जीके वाले पहले पेपर में आप बताओ क्या सोल्व करोगे उसमें, मुझे बताओ उस जीके वाले पेपर में क्या सोल्व करोगे, कुछ है क्या उसमें सोल्व करने का, तो उसमें है ही नहीं लिखने की प्रैक्टिस। लेकिन अपन ने ज़रूरत है लिखने की प्रैक्टिस की। भाई थोड़ा सा गतिशील चलेंगे तो 5 सवाल लिखेंगे, उतने में 6 लिख देंगे, 7 लिख देंगे। अब ये प्रैक्टिस कब बनेगी, जब घर जाके रोज़ाना 2-5 पेज एकदम फ्लो में रफ में सोल्व करते हैं। रफ में कई बच्चे तो रफ में भी ऐसे करते हैं कि अच्छा एक्स तो एक्स ऐसे घुमा रहे हैं ना, फिर प्लस तो एक डंडा ऐसे एक ऐसे उठा के, नहीं एक्स प्लस वाई लिखना, ये लो लिखा गया इतने में, ऐसे चलना चाहिए हाथ, भाई एक्स प्लस वाई लिखा गया, ये लो। अब उसको कौन देख रहा है, अपने हिसाब से सवाल चल ही रहा है ना ऊपर से। तो थोड़ा प्रैक्टिस की ज़रूरत है ना, जिससे कि आपको ही बेनिफिट होगा, मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, है ना। और धीरे धीरे लिखवाऊंगा तो जहाँ 10 दिन लग रहे हैं वहाँ 11 दिन लग जाएंगे, भाई इतना ही तो फ़र्क पड़ेगा, उससे कोई मेरे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है कि भाई जहाँ 100 दिन क्लास ले रहे हैं वहाँ 105 दिन ले लेंगे, मैक्सिमम है ये तो। 5 दिन का फ़र्क 5% 10% फ़र्क पड़ेगा बस, लेकिन फिर आपको जो स्पीड बनेगी ना उसका बेनिफिट एग्ज़ाम में मिलेगा। समझ रहे हो ना इस बात को। हाँ, तो थोड़ा थोड़ा गतिशील लिखा करो। किसी ग्रुप जी, क्या लिखा अपन ने, किसी ग्रुप जी के कि नहीं, किसी ग्रुप जी के कि नहीं 2 उपग्रुपों का, किसी ग्रुप जी के, किसी ग्रुप जी के कि नहीं 2 उपग्रुपों का, किसी ग्रुप जी के कि नहीं 2 उपग्रुपों का संघ, संघ का मतलब यूनियन, किसी ग्रुप जी के कि नहीं 2 उपग्रुपों का संघ, जी का उपग्रुप होगा, 2 उपग्रुपों का संघ जी का उपग्रुप होगा, जी का उपग्रुप होगा यदि और केवल यदि, जी का उपग्रुप होगा यदि और केवल यदि एक दूसरे में, यदि और केवल यदि एक दूसरे में अंतर्विष्ट या निहित है, यदि और केवल यदि एक दूसरे में अंतर्विष्ट या निहित है, यदि और केवल यदि एक दूसरे में अंतर्विष्ट या निहित है।
अंतर्विष्ट या निहित है। एनी टू सबग्रुप्स या ऐसे लिख लो, द यूनियन ऑफ टू सबग्रुप्स, द यूनियन ऑफ टू सबग्रुप्स ऑफ ए ग्रुप G is a subgroup of G, is a subgroup of G if and only if one is contained in another, one is contained in another। देखो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छा पॉइंट है, एग्जाम में गलत सही में पूछ लेता है। क्या कहा हमने कि अगर G है, ठीक है, G क्या है बेटा अपने पास, ग्रुप है, ठीक है। इसके मान लो दो पे ही बात कर लेते हैं। एक उपग्रुप दो है, इसके सबग्रुप आपके पास, उपग्रुप या सबग्रुप आपके पास दो हैं, एक क्या है H1 और दूसरा क्या है H2 है, ठीक है। एक क्या है H1 और दूसरा क्या है H2। इंटरसेक्शन वाले तो होगा भाई, G ग्रुप है, इसके दो सबग्रुप H1 और H2 हैं, तो इनका इंटरसेक्शन तो हमेशा क्या होगा, उपग्रुप होगा किसका। ये भी ध्यान रखा करो कि उपग्रुप होगा किसका। एक दो सवाल ऐसे आएंगे जिनमें G का न होके इनका होगा, और वो लगभग एग्जाम में पूछेगा फिर। भाई ऐसा नहीं कि उपग्रुप होगा कि इंटरसेक्शन उपग्रुप होगा, किसका होगा ये भी ध्यान रखना आपको, किसका होगा, G का होगा। अब अगर हम बात किसकी करें, यूनियन की, कि H1 यूनियन H2 ये उपग्रुप होगा क्या, तो ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, कोई गारंटी नहीं है इसकी। कब होगा, पढ़ो आगे क्या लिखा हुआ है, इफ एंड ओनली इफ के आगे दोनों एक दूसरे में अंतर्विष्ट हो। अंतर्विष्ट या निहित या कंटेंट होने का मतलब है कि H1 सबसेट किसका हो, H2 का, और H2 सबसेट किसका हो, H1 का। मतलब H1 किस में हो, H2 में, H2 किस में हो, H1 में। तो अब इसका एक जनरल पॉइंट लिख सकते हैं अपन कि अगर किसी ग्रुप के दो सब ग्रुप लेके चले तो उनका संग क्या नहीं होता, उपग्रुप नहीं होता। ये जनरल पॉइंट भी लिख सकते हैं। तो लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, 6 पॉइंट लिख लो। किसी ग्रुप के कोई दो उपग्रुपों, किसी ग्रुप के कोई दो उपग्रुपों के संग का, किसी ग्रुप के कोई दो उपग्रुपों के संग का उपग्रुप होना आवश्यक नहीं है। संघ का उपग्रुप होना आवश्यक नहीं है। संघ का उपग्रुप होना आवश्यक नहीं है। द यूनियन ऑफ एनी टू सबग्रुप्स, द यूनियन ऑफ एनी टू सबग्रुप्स ऑफ ए ग्रुप, द यूनियन ऑफ एनी टू सबग्रुप्स ऑफ ए ग्रुप इज नॉट नेसेसरी टू बी ए सबग्रुप, is not necessary to be a subgroup। अब ऐसा एक एग्जाम्पल लेके चलें तब मजा है इसको पढ़ने का, कि भाई ऐसे दो सब ग्रुप हम लेके चलें और फिर उनका क्या लें, यूनियन। इंटरसेक्शन तो सभी होंगे, तो इंटरसेक्शन को तो देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये कॉन्ट्राडिक्शन वाला है। तो कॉन्ट्राडिक्शन है, विरोधाभास है इसके अंदर, कि यूनियन में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, ठीक है। तो जैसे अपन एक एग्जाम्पल लेके चलेंगे इसमें, देखो मैं ले लेता हूँ ग्रुप, तो क्या ले लेता हूँ, G, और ऑपरेशन ले लिया Z+, ठीक है। एक ग्रुप होता है कि नहीं होता, होता है। दो सब ग्रुप भी चाहिए, अरे दो क्या चाहिए, सब ग्रुप भी। एक H1 ले लेते हैं और एक क्या ले लेते हैं, H2। H1 H2 में ले लिया 0 +- 4 +- 8 एंड सो ऑन, इस तरीके से इसमें से निकाल लिया। और ये ले लिया अपन ने 0 +- 5 +- 10 एंड सो ऑन, इस तरीके से, ठीक है। ये सब ग्रुप हैं क्या दोनों, भाई मैंने तो लिख दिया ग्रुप, तो सबको पता है Z+ क्या होता है, ग्रुप होता है, ठीक है। अब इस Z में से निकालें दोनों H1 और H2, बताओ ये सब ग्रुप हैं क्या, सोच लो आराम से कि कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी पॉइंट पे। भाई सब ग्रुप में क्या होना चाहिए, या तो ऐसा देख लो कि A और क्या देख लो, B और B का क्या देख लो, इनवर्स, वो किस में होना चाहिए, किस में होना चाहिए, इसके अंदर होना चाहिए। तो देखो जैसे मान लो मैंने A ये ले लिया, कितना है 4 A ले लिया, और 8 क्या ले लिया, B ले लिया, ठीक है।
तो 8 का इन्वर्स कितना होगा, -8। अब सवाल में निशान किसका है, प्लस का। यही तो सीखा है, ए बी इन्वर्स, यही तो सीखा है। अब बीच में निशान तो लगेगा, ऑपरेशन तो लगेगा। और ये कितना हो गया, -8। कितना रिजल्ट आया, -4। तो -4 है इसमें। इस प्रॉपर्टी से देख लो चाहे वैसे देख लो। भाई देखो, प्लस में साचर्यता की तो कोई दिक्कत है नहीं, सबको पता है। आइडेंटिटी प्लस का कितना, 0। चाहे जैसे दिमाग चलना चाहिए वहाँ। आइडेंटिटी कितनी है, 0। इन्वर्स सबके दिख रही है, प्लस में इन्वर्स क्या होते हैं, -4 का कितना, -4। 8 का कितना, -8। 5 का कितना, -5। मतलब ये क्या है, सब ग्रुप है। अब मुझे बताओ, इनका जो यूनियन करो पहले। अब यूनियन पे बात करनी है। H1 यूनियन क्या करना है, H2। अभी तक तो क्या हुआ, एक ग्रुप और उसके क्या हो गए, 2 सब ग्रुप हो गए। अब हम क्या सीख रहे हैं, किस में बात करेंगे सर, यूनियन में। तो यूनियन में बताओ क्या आएगा, 0 प्लस -4 प्लस -5 भी आएगा, दोनों आएंगे यूनियन में। तो प्लस माइनस के 8 प्लस माइनस के 10 एंड सो ऑन। अब मुझे ये बताओ कि ये उपग्रुप होगा कि नहीं होगा, और होगा तो क्यों होगा, नहीं होगा तो कहाँ दिक्कत है, बताइए। बताओ। अंतर्विश नहीं, ऐसे नॉर्मल चेक करा रहा हूँ मैं। ये ऊपर कुछ नहीं था, ऐसे मान लो यही सवाल है। अब आपको ये कह दिया कि ये सवाल है, ऑपरेशन आपको पता है ये किसका है, प्लस का। अब ये चेक करके बताओ कि ये अपने आप में ग्रुप है या नहीं है। भाई अपने आप में ग्रुप होगा तो आया किस में से है, जी में से, तो उपग्रुप हो जाएगा उसका। बताओ, या कहाँ दिक्कत है इसमें। इसमें पहले पॉइंट में ही दिक्कत है, बाइनरी ऑपरेशन। 4 + 5 करो 9 आएगा, 9 है क्या इसमें। अरे द्विचर संक्रिया बाइनरी ऑपरेशन होता है पहला ऑप्शन, किसी को भी ग्रुप चेक करने के लिए। पहले पॉइंट में दिक्कत है इसमें, तो है ना दिक्कत। भाई एक एलिमेंट मैंने कितना निकाल लिया, 4। दूसरा कितना निकाल लिया, 5। 4 5 है अपने पास, तो 9 है क्या, नहीं है। तो ये क्या नहीं होगा, वैसे तो ग्रुप नहीं होगा। और वैसे आया किस में से है, जी में से, तो जी के लिए क्या हो गया, उपग्रुप। तो इसका मतलब ये उपग्रुप है, नहीं है। तो यही तो प्रॉपर्टी पढ़ के आए हैं, नोट कर लो इस सवाल को। ऐसा सवाल एक बार पूछा भी था, उसने एक दिया था H, फिर H1 H2 H3, 4 ऑप्शन इस तरीके से दिए थे कि कौन सा उपग्रुप होगा कौन सा नहीं होगा। ऐसे प्लस माइनस के ही सवाल थे, ये अलग है, लेकिन इसी टाइप का सवाल पूछा गया था। कर लिया नोट बेटा सबने। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं। ये क्लियर है ना भी, इसमें से 2 लिए, यूनियन में कोई जरूरी नहीं है कि होगा ही, है ना। नेक्स्ट लिखिएगा, यदि H तथा K, यदि H तथा K, यदि H तथा K, या H1 H2 भी कह सकते हो, यदि H तथा K किसी ग्रुप G के, यदि H तथा K किसी ग्रुप G के, यदि H तथा K किसी ग्रुप G के, किसी ग्रुप G के उपग्रुप हैं, यदि H तथा K किसी ग्रुप G के उपग्रुप हैं, उपग्रुप हैं तो, उपग्रुप हैं तो H के, उपग्रुप हैं तो H के भी
उपग्रुप हैं तो H के भी ग्रुप G का H के भी ग्रुप G का उपग्रुप होगा, H के भी ग्रुप G का उपग्रुप होगा, H के भी ग्रुप G का उपग्रुप होगा यदि और केवल यदि, यदि और केवल यदि, यदि और केवल यदि H के इक्वल टू KH हो, यदि और केवल यदि H के इक्वल टू KH हो, यदि और केवल यदि H के इक्वल टू KH हो। If H and K are any two subgroups of G, if H and K are any two subgroups of G, then HK is also subgroup of G if and only if HK equal to KH। देखो क्या मतलब हुआ इसका कि अगर कोई ग्रुप G है आपके पास और उसके आपने दो सब ग्रुप ले लिए H और K, ठीक है। अब अगर आप लेके क्या चलते हो HK का मतलब क्या होता है कि पहला एलिमेंट किस में से आएगा, H में से, और K का मतलब दूसरा एलिमेंट किसका, जो भी ऑपरेशन तो रहेगा ही बीच में सवाल का, और दूसरा एलिमेंट किसका आ जाएगा, K का, कोई भी एलिमेंट। तो HK जो होगा वो क्या बनेगा, क्या बनेगा, सब ग्रुप बनेगा। लेकिन कब बनेगा, जब HK इक्वल टू क्या होना चाहिए, KH। चाहे HK कर लो चाहे क्या सोल्व कर लो, KH, दोनों अगर बराबर हैं तभी HK क्या होगा आपके पास, सब ग्रुप होगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, 8th पॉइंट। यदि किसी ग्रुप G का, यदि किसी ग्रुप G का, यदि किसी ग्रुप G का, यदि किसी ग्रुप G का एक कोई अवयव है, यदि किसी ग्रुप G का एक कोई अवयव है, यदि किसी ग्रुप G का एक कोई अवयव है तो, एक कोई अवयव है तो H इक्वल टू a टू द पावर n, n बिलोंग्स टू Z। यदि किसी ग्रुप G का एक कोई अवयव या एलिमेंट है तो H इक्वल टू a टू द पावर n, n बिलोंग्स टू Z। G का उपग्रुप होता है, G का उपग्रुप होता है, G का उपग्रुप होता है, G का उपग्रुप होता है। क्या कहा हमने कि अगर आपके पास एक क्या दिया हुआ है, ग्रुप G दिया हुआ है, एक तो आपके पास क्या दिया हुआ है, ग्रुप G, ठीक है, और ग्रुप G का कोई एलिमेंट क्या हो आपके पास, A हो, ठीक है। तो अगर इस A की पावर वाले अगर आप निकालते हो इसमें से, A की पावर n का मतलब आपने कोई भी ले लिया, A की पावर 2 ले लिया, A की पावर 4 ले लिया, इस तरीके से निकाल लिया इसमें से। अगर इस तरीके के एलिमेंट G में से लेते हो तो ये जो एलिमेंट आपने लिए हैं या जिसको आपने क्या नाम दिया है, H नाम दिया है, वो इसका क्या होगा, उपग्रुप होगा। भाई जैसे कोई भी सवाल हो आपके पास, लेकिन होने चाहिए फिर उसमें एलिमेंट। भाई जैसे मान लो किसी में हो, जैसे ये हो आपके पास a स्क्वायर a क्यूब, ऐसा कोई सवाल हो मान लो। अब इसमें कोई एक एलिमेंट क्या है आपके पास, a है, ठीक है। अब ये तो G हो गया, अब G में से कोई क्या निकाला आपने, H निकाल लिया, a या a स्क्वायर इस तरीके से निकाल लिया आपने। तो यही तो लिखा हुआ है इसमें कि a की पावर n का अगर कोई आप लेके आते हो H, तो वो हमेशा क्या बनेगा, उपग्रुप बनेगा। और कोई सवाल आ जाएगा तब और बता देंगे इसमें कि भाई ये इसका एग्जाम्पल, अच्छा एग्जाम्पल है ना। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, 9 नंबर, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। हाँ स्टेटमेंट आते हैं भी, 4 स्टेटमेंट आएंगे और पूछेगा आपसे कि निम्न में से कौन सा गलत है कौन सा सही है। तो स्टेटमेंट सारे 1-2 बार पढ़ोगे और जब सवाल दिमाग में रहेगा तो स्टेटमेंट लगभग याद से हो जाएंगे। ऐसा कोई इतना कोई टिपिकल काम नहीं है कि स्टेटमेंट याद नहीं होंगे। कम से कम 2 सवाल ऐसे मिलेंगे आपको जिनके अंदर 8 स्टेटमेंट काम आएंगे। भाई 8 स्टेटमेंट तो आएंगे, 2 सवाल के 4-4 ऑप्शन हो गए। अब उसमें से 3 सही 1 गलत ऐसा भी हो सकता है, या 3 गलत 1 सही, इस तरीके का हो सकता है। तो स्टेटमेंट ज़रूर आएंगे एग्ज़ाम में। और कई स्टेटमेंट तो ऐसे हैं जिनसे अकेले से खुद से ही सवाल बना देगा। जैसे लिखाया था आपको ग्रुप में एक प्रॉपर्टी कि कोई G कोई ग्रुप है, 2 एलिमेंट हैं, तो उसके समीकरण A स्टार
वाई या ए स्टार एक्स इक्वल टू बी, वाई स्टार ए इक्वल टू बी के अद्वितीय हल होते हैं। तो वो 2-3 एग्जाम में पूछा गया है, उस अकेले स्टेटमेंट का ही सवाल पूछ लिया उसमें। अब वो एक सब निकाल लेता है कि उसके हल होते हैं, फिर ऑप्शन में दे देता है अद्वितीय यूनिक सॉल्यूशन होंगे, अनंत हल होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, या ऑप्शन ऐसा दे देगा कोई हल नहीं होगा, नो सॉल्यूशन। तो इस तरीके के स्टेटमेंट खुद से भी क्या बन जाते हैं, सवाल। या तो अकेले एक स्टेटमेंट से भी सवाल बना देगा अगला, और नहीं 4 स्टेटमेंट दे के 3 गलत 1 सही, इस तरीके का। एलजेब्रा और रियल, एलजेब्रा और रियल इनमें स्टेटमेंट का सवाल ज़रूर बनेगा। एलजेब्रा और रियल के अंदर कम से कम 2-2 सवाल ऐसे आएंगे कि 4 में से कौन सा सही है या 4 में से कौन सा गलत है, क्योंकि 6-7 क्वेश्चन आएंगे, 8 भी आ सकते हैं, कम से कम 6-7 क्वेश्चन तो आएंगे इसमें से। अब 6-7 में से एक तो आपके नॉर्मल पूछेगा, इन्वर्स से रिलेटेड पूछ लेगा, आइडेंटिटी से पूछ लेगा, एक आपका 2 क्वेश्चन स्टेटमेंट के पूछ लेगा, एक सब ग्रुप पढ़ रहे हैं, किसी के सब ग्रुप पूछ सकता है कितने बनेंगे कितने नहीं बनेंगे, या सवाल किसका बनता है साइक्लिक का, कितने चक्रीय बनेंगे या नहीं बनेंगे, इसका जनक या जनरेटर कौन होगा। परमुटेशन के एक कई बार कितने 2 सवाल कन्फर्म है, परमुटेशन पड़ गया है ना क्रम से पीछे। और फिर एक सवाल पूछेगा कोसेट पढ़ेंगे, अभी एक नाम सुना होगा कोसेट, सह समुच्चय जिसे कहते हैं। और फिर एक सवाल पूछेगा आपको आगे जैसे पढ़ेंगे हम समाकारिता, होमोमॉर्फिज्म। और एक जो सवाल पूछता है वो पूछेगा आपके आजकल पूछता है विभाग ग्रुप या एक खंड ग्रुप होता है आगे, क्वेश्चन ग्रुप जिसे बोलते हैं, विभाग ग्रुप या खंड ग्रुप। नॉर्मल ग्रुप तो नाम सुना है ना, अरे नॉर्मल तो नाम सुना होगा, पर सामान्य ग्रुप। तो नॉर्मल के साथ ही एक आता है विभाग ग्रुप, या इसे कहते हैं खंड ग्रुप या क्वेश्चन ग्रुप कहते हैं, तो वहाँ से सवाल बन जाएगा। अब खंड ग्रुप में क्या है कि स्टेटमेंट वाइज नहीं है, खंड ग्रुप में पूछेगा कि ये खंड ग्रुप कौन सा होगा, वहाँ स्टेटमेंट है नहीं। समाकारिता में स्टेटमेंट भी पूछ सकता है, और समाकारिता में एक शब्द आपने पढ़ा होगा अष्टी या कर्नेल, एक शब्द आता है अष्टी या कर्नेल जिसको के से लिखते हैं। हाँ, तो अष्टी या कर्नेल पूछता है, कई बार सवाल पूछे गए। सवाल देगा और आपसे क्या पूछेगा, अष्टी या क्या पूछेगा, कर्नेल क्या आएगी इसकी, तो वहाँ सवाल बनते हैं और यहाँ स्टेटमेंट वाले काम है। इसके बाद देखो 9 नंबर पॉइंट में लिख लो, है वैसे डेफिनेशन के रूप में लिखिए, ग्रुप का केंद्र, ग्रुप का केंद्र इसी में लिख लेते, पॉइंट के साथ ही लिखते रहो। ग्रुप का केंद्र या सेंटर ऑफ ए ग्रुप, ग्रुप का केंद्र या सेंटर ऑफ ए ग्रुप, ग्रुप का केंद्र या सेंटर ऑफ ए ग्रुप। यदि जी स्टार एक ग्रुप है, लिखिएगा, यदि जी स्टार एक ग्रुप है, यदि जी स्टार एक ग्रुप है, तब H इक्वल टू, तब H इक्वल टू X बिलोंग्स टू G, X स्टार G इक्वल टू G स्टार X फॉर ऑल G बिलोंग्स टू कैपिटल G। तब H इक्वल टू X बिलोंग्स टू G, G स्टार X इक्वल टू X स्टार G फॉर ऑल G बिलोंग्स टू G। तो ये लिख लो, इसके आगे लिखिए तो H को ग्रुप का केंद्र कहते हैं, तो H को ग्रुप का केंद्र कहते हैं, तो H को ग्रुप का केंद्र कहते हैं। देखो क्या कहा इसके अंदर सेंटर ऑफ ग्रुप में, कि हमारे पास एक ग्रुप है, कोई क्या है जी स्टार, ठीक है। अब जी में कई सारे एलिमेंट हैं आपके पास, जी में से कुछ एलिमेंट लूँगा x, जी में से एलिमेंट क्या लूँगा x। उस एलिमेंट की क्या खासियत होनी चाहिए कि उसको बाकी, देखो जी में बहुत सारे एलिमेंट हैं ऐसे मान लो, इन सबको तो हमने क्या नाम दे रखा है स्मॉल जी, और इसको हमने क्या नाम दे रखा है x, ठीक है। जरूरी नहीं है कि सेंटर में एक ही एलिमेंट आएगा, ज़्यादा भी आ सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि एक ही आएगा, बट एक के हिसाब से बात कर लेते हैं। तो ये कोई जी ग्रुप था, ये इसके एलिमेंट है। अब इसमें से हमने एक एलिमेंट लिया और कहेंगे इसको किस में रख दिया, एच में, एच सेट में ला दिया इसको। अब कहेंगे कि ये केंद्र या सेंटर होगा कि नहीं होगा, तो ये बाकी जितने अवयव बच गए, ये जितने भी अवयव बच रहे हैं, इनको हम क्या कह रहे हैं, जी। इन सब के साथ क्या होना चाहिए, एक्स स्टार जी इक्वल टू जी स्टार एक्स। मतलब क्या, कौन सी प्रॉपर्टी है ये,
अरे कौन सी प्रॉपर्टी है? क्रम विनिमय होना चाहिए। बाकी जितने भी एलिमेंट बच जाते हैं उन सब के साथ क्रम विनिमय कम्यूटेटिव होना चाहिए, तब वो एलिमेंट सारे के सारे किस में आ जाएंगे? किस में आ जाएंगे? केंद्र या सेंटर में। अब कईयों में पूरा ग्रुप ही सेंटर है, कई ऐसे हैं कि जिनके अंदर पूरा ग्रुप ही क्या है? सेंटर है। जैसे अभी यही सवाल है अपने पास, मान लो ये है आपके पास 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा, कोई सा एलिमेंट निकाल लो, सारे निकाल लो, क्या दिक्कत है? सब के साथ क्या है? क्रम विनिमय कम्यूटेटिव है। तो ये पूरा ग्रुप ही क्या है? पूरा ग्रुप ही क्या है? सेंटर या केंद्र है। तो ये किसकी डेफिनेशन है आपके पास? ग्रुप का केंद्र या सेंटर ऑफ ग्रुप। अब लगाओ नेक्स्ट पॉइंट 10 नंबर। दस नंबर पॉइंट में लिखिएगा ग्रुप का परसामानिक। पहले ये लिख लो, फिर एक पॉइंट इससे प्रॉपर्टी और बना देंगे। ग्रुप का परसामानिक नॉर्मलाइजर ऑफ ए ग्रुप, नॉर्मलाइजर ऑफ ए ग्रुप, ग्रुप का परसामानिक या नॉर्मलाइजर ऑफ ए ग्रुप, नॉर्मलाइजर ऑफ ए ग्रुप। माना कि जी स्टार एक ग्रुप है, माना कि जी स्टार एक ग्रुप है, माना कि जी स्टार एक ग्रुप है, तथा माना कि जी स्टार एक ग्रुप है तथा ए बिलोंग्स टू जी, तथा ए बिलोंग्स टू जी, तथा ए बिलोंग्स टू जी। इसके आगे लिखो तथा n इक्वल टू एक्स, n इक्वल टू एक्स फॉर ऑल x बिलोंग्स टू जी, ए स्टार x इक्वल टू ए स्टार x इक्वल टू एक्स स्टार ए। इसको n क्या n a लिख लो ब्रैकेट में ऐसे n a। तो n a को a का परसामानिक कहते हैं, तो n a को a का परसामानिक कहते हैं। देखो क्या लिखा हुआ इसके अंदर, पढ़ो एक बार देखें, दोनों परिभाषाएं पढ़ो एक बार। ग्रुप का केंद्र भी पढ़ो और उसके बाद पढ़ो ग्रुप का परसामानिक या नॉर्मलाइजर, और ध्यान से पढ़ो कि क्या कह रखा है इसके अंदर। बताओ। देखो ग्रुप के केंद्र में तो क्या था कि वो एलिमेंट लेने आपको, एक भी आ सकता है, एक से क्या आ सकते हैं, ज़्यादा भी आ सकते हैं, पूरा ग्रुप भी आ सकता है। बस विशेषता उनकी ये थी कि वो बाकी जितने एलिमेंट हैं उन सब के साथ क्या होना चाहिए? क्रम विनिमय कम्यूटेटिव होना चाहिए। ये तो क्या था? ग्रुप का केंद्र या सेंटर ऑफ ग्रुप। ग्रुप का जो परसामानिक की बात हो रही है, ग्रुप में परसामानिक या नॉर्मलाइजर की बात होती है, तब सिर्फ फोकस किस पे हो जाता है? एक एलिमेंट पे फोकस हो जाता है। कि आपको कोई कहे कि ग्रुप जी है और उसके एक अवयव कितना है उसमें से? ए, एक एलिमेंट मैंने कितना ले लिया? ए। अब कोई आपसे पूछे कि इस एक का क्या बताऊं? एक का एक के क्या बताने हैं? परसामानिक बताना आपको। तो एक के परसामानिक को किससे लिखते हैं? एन ए से तो लिखते हैं। और एक के परसामानिक में वो आएंगे जो एक के साथ क्या होंगे? एक के साथ क्या होंगे? क्रम विनिमय होंगे। भाई यहाँ सिर्फ किस पे फोकस है? एक एलिमेंट पे फोकस है। ग्रुप में परसामानिक में बात करेंगे तो कोई भी एक ग्रुप जी स्टार है, उसका एक एलिमेंट ए ले लिया और उस आपसे पूछे कि ए का क्या बताना आपको? परसामानिक या नॉर्मलाइजर बताना है। तो ए के परसामानिक या नॉर्मलाइजर एन ए के अंदर वो आएंगे जो ए के साथ क्या हो? ए के साथ क्या हो? क्रम विनिमय हो।
ए के साथ क्या हो, क्रम विनिमय हो। अब देखो इसमें जो जो आएंगे ये किस में से आएंगे, जी वाले एलिमेंट आएंगे। अब जी तो पूरा ग्रुप है, जी में से कुछ यहाँ आ गए या पूरे भी आ सकते हैं। भाई मान लो ए के साथ सारे के सारे क्या हो, क्रम विनिमय हो तो सारे आ जाएंगे। मान लो 8 में से 3 ही क्रम विनिमय है तो 3 आ जाएंगे, कहाँ दिक्कत है। भाई मान लो किसी एलिमेंट ग्रुप में 8 एलिमेंट हैं, उसमें से मान लो इस ए के साथ कितने क्रम विनिमय हैं, 3 ही है, या 5 ही एलिमेंट क्रम विनिमय 8 में से, तो वो 5 ही आएंगे। और अगर मान लो सारे ही क्रम विनिमय हैं तो सारे आ जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जो Na होगा, Na के अंदर जो भी आएगा वो किस में से आएगा, जी वाले एलिमेंट ही तो आएंगे। इसलिए एक प्रॉपर्टी और होती है कि जो Na होता है वो उपग्रुप होता है किसका, जी का। किसी भी सवाल का अगर किसी भी एलिमेंट का हम क्या लेते हैं, परसामान्य या नॉर्मलाइजर, तो उसके नॉर्मलाइजर में जो एलिमेंट आएंगे वो किसके आएंगे, जी के ही तो आएंगे। कुछ एलिमेंट सारे भी आ सकते हैं, कुछ भी आ सकते हैं, जितने भी इसके साथ ए के साथ क्या होंगे, जितने भी ए के साथ क्या होंगे, क्रम विनिमय कम्यूटेटिव, वही तो आएंगे इसके अंदर। तो जो Na वाला जो सेट बना है इसके अंदर जो x वैल्यू आएंगी वो इसका क्या होता है, उपग्रुप होता है। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखो, नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखो 10 नंबर 11 नंबर जो भी, हाँ 11 लिख लो। माना कि जी स्टार एक ग्रुप है, माना कि जी स्टार एक ग्रुप है, माना कि जी स्टार एक ग्रुप है, माना कि जी स्टार एक ग्रुप है। यदि किसी अवयव यदि किसी अवयव यदि किसी अवयव A बिलोंग्स टू G का, यदि किसी अवयव A बिलोंग्स टू G का, माना कि G स्टार कोई ग्रुप है, यदि A बिलोंग्स टू G का प्रसामान्यक, यदि A बिलोंग्स टू G का प्रसामान्यक, यदि A बिलोंग्स टू G का प्रसामान्यक Na इक्वल टू x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू G, ये लिख लो, Na इक्वल टू x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू G, A स्टार x इक्वल टू x स्टार A। ग्रुप G का आगे लिखो, ग्रुप G का Na इक्वल टू x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू G, A स्टार x इक्वल टू x स्टार A। ग्रुप G का उपग्रुप होता है, ग्रुप G का उपग्रुप होता है, ग्रुप G का उपग्रुप होता है। कि मान लो कोई G स्टार कोई ग्रुप है और फॉर एनी एलिमेंट A बिलोंग्स टू G, नॉर्मलाइजर कितना है Na, देन नॉर्मलाइजर इज ए सब ग्रुप। नॉर्मलाइजर क्या होगा आपके पास, सब ग्रुप होगा। अब अपन छोटा भी लिख सकते थे Na, लेकिन Na का मतलब भी लिख दिया, कोई इशू नहीं है ना। इसके बाद देखो नेक्स्ट, हाँ हाँ हाँ, एक कैसे होगा, हाँ हाँ हाँ, तो परसामान्य केंद्र बन जाएगा, फिर क्या दिक्कत है। हाँ कोई इशू नहीं है, पूरा का पूरा ग्रुप आ जाएगा तो खुद का खुद वैसे ही सब ग्रुप हो जाएगा। भाई स्वयं का स्वयं क्या होता है, सब ग्रुप। मान लो सबके साथ ही एक क्या हो गया, क्रम विनिमय हो गया, तो सारे के सारे आ जाएंगे, तो फिर पूरा का पूरा भी बन सकता है। भाई ऐसा ही तो मैंने केंद्र में भी तो बताया कि केंद्र में मान लो एक एलिमेंट भी आ सकता है, 2 भी आ सकते हैं, और सेंटर कोई ग्रुप अपने आप में पूरा ही क्या बन सकता है, सेंटर भी बन सकता है। अपने आप में पूरा का पूरा क्या बन सकता है, सेंटर ही बन सकता है। इसके बाद देखो नेक्स्ट हेडिंग लगाइए, सह समुच्चय या कोसेट। सह समुच्चय या कोसेट, सह समुच्चय क्या कहते हैं इसे, कोसेट। सह समुच्चय या कोसेट, एक नाम और भी होता है, एक नाम और भी होता है इसका, सह समुच्चय कोसेट, या क्या कहते हैं, सहकूलक। क्या कहते हैं भाई इसे, सहकूलक भी कह देते हैं।
सहसमुच्चय, कोसेट या क्या कहते हैं, सहकोलक, है ना। दोनों शब्द लिख लिया करो। कई बार बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो हिंदी और इंग्लिश में सेम लिखेगा। जैसे कई बार हिंदी में, एक छोटा सा उदाहरण बता रहे हैं, इंग्लिश में भी ग्रुप लिखाएगा, हिंदी वाले में भी क्या लिखाएगा, ग्रुप। अब ऐसा नहीं कि ग्रुप को हिंदी में समूह कहते हैं, आपके लिए समूह लिखेगा वो, अगले की इच्छा है समूह लिखेगा तो लिखेगा, नहीं, इंग्लिश में ग्रुप वैसे लिखा हुआ है, हिंदी में वैसे ग्रुप लिख देगा। तो ये ना, तो मेन हेडिंग हिंदी इंग्लिश दोनों लिख लिया करो। नौकरी लग जाओ तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लगे तो बेरोजगार नहीं घूमोगे, दोनों शब्द आएंगे। तो आजकल आपने देखा हो कि आपकी जानकारी में कोई ऐसा बच्चा है क्या जो हिंदी मीडियम वाले स्कूल में जा रहा हो? बहुत रेयर कोई बच्चा होगा जो इस ज़माने में हिंदी मीडियम में 10वीं 12वीं जा रहा होगा, बहुत रेयर है। और छोटे वाला तो कोई नहीं जा रहा। कोई जा रहा है क्या? तो इंग्लिश भी उतनी ज़रूरी है जितनी हिंदी है, ये है ना। अब थोड़े दिन में तो, अभी जैसे एक आई थी, वो क्या कहते हैं उसको, आई थी ना वैकेंसी अभी थोड़े दिन पहले संविदा पे, इंग्लिश मीडियम स्कूल में, महात्मा गांधी वाले, उसमें फॉर्म भरने लायक नहीं थे तुम, है ना कोई। तो दोनों आने चाहिए, है ना। अब किसी भी स्कूल में जाओगे, चाहे कॉलेज में जाओ भाई, वैकेंसी में तो एक बार पढ़ लिए, 2 बार पढ़ लिए, खर्चा भी चलाना ज़रूरी है, सारे काम होते हैं। तो आजकल ज़रूरत दोनों की है, तो दोनों शब्द आते हैं ना मेन हेडिंग, तब भी कोई इश्यू नहीं है। अब आपको फील होता है कि मैं कौन से मीडियम पढ़ाऊँ? मैं इंग्लिश मीडियम पढ़ाऊँ शुरू से लेके लास्ट तक, ये। अब आप बता सकते हो क्या कि मुझे एक एक शब्द की हिंदी भी आती है तो इंग्लिश भी आती है? ये बात है, शुरू से लेके लास्ट तक मैं इंग्लिश मीडियम पढ़ा हुआ हूँ, ये देखो अब आप। और आपको ऐसा फील हुआ क्या कि सर इंग्लिश में ही चल रहे हैं या हिंदी में चल रहे हैं, ऐसा फील हुआ क्या? नहीं हुआ। तो कहीं भी खड़े होगे जाके तो फिर उसमें आना चाहिए आपको कुछ, ये है ना। अब मैं जब से पढ़ा हूँ तब से, आजकल तो फिर भी किताबें मिलने लग गई है, ग्रेजुएशन वाली जो बुक होती है ना, आजकल तो पिछले 5-6 साल से तो इंग्लिश में ही मिलती हैं और हिंदी में ही मिलती हैं। और कोचिंग भी आजकल तो मैं खुद ही पढ़ाता हूँ कोचिंग, तो कोचिंग भी बहुत सारे हैं पढ़ने के लिए। लेकिन आज से जब 15 साल पहले जब पढ़ते थे तो किताब सिर्फ आती थी हिंदी में। किताब किस में आती थी? हिंदी में। हम पढ़ के हिंदी में जाते थे, चाहे फिजिक्स हो चाहे ये हो, और वहाँ जाके लिखते किस में थे? इंग्लिश में। अब इतना फ्लो होना चाहिए कि दिमाग में लाइन चल रही है हिंदी में और लिखा किस में जा रहा है? इंग्लिश में, ये है ना। तब कुछ कर पाओगे। थोड़ी थोड़ी ज़रूरत है शब्दों की, थोड़े थोड़े शब्दों की तो कम से कम ज़रूरत है। ये तो आपको ही फील हुआ होगा भाई, जिसने किसी स्कूल वगैरह में कोई गया होगा पढ़ाने, आप तो अभी ज़रूरत नहीं पड़ी होगी, है ना। अभी तो आ रहे हैं दूसरे बैंक से पैसे, है ना। फिर खुद वाले बैंक की ज़रूरत पड़ेगी तब पड़ेगी ज़रूरत। तो हेडिंग तो कम से कम मैं बीएससी में भी कहता हूँ और यहाँ भी कह रहा हूँ कि भाई कल को एमएससी भी करेंगे। किसने कर रखी है एमएससी? किसी ने नहीं कर, तूने कर ली है? पास नहीं होगा तो तेरी अंदर से कह दे कि मैं पास हो रहा हूँ, क्या कर हैं? पेपर दे दिए कि तूने? कब दिए? कब दिए पेपर? हैं? पिछली बार? और फिर कह रहा है चल रही है। सेकेंड ईयर कौन सी यूनिवर्सिटी में हैं? कितने पेपर पास हुए तेरे से, ईमानदारी से बताना। हैं? 1-1 यूनिट? अच्छा, आई 1-1.5 यूनिट आई थी, है ना। नहीं तो ऐसे पूछ के पास होगा, मेरे से इसके से पास होगा एमएससी में। एमएससी में आधे बच्चे तो ऐसे डर जाते हैं, वो अरे हिंदी से इंग्लिश लिखनी पड़ेगी, तो आधे तो ऐसे ही डर जाते हैं, ये है ना। और फिर आधे जो करते हैं वो और दूसरा गोरख धंधा करते रहते हैं साइड में, है ना। कोई किसकी तैयारी कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो मुश्किल से 100 में से, कोरोना से पहले की बता रहा हूँ, जब मेरे पास पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं, पढ़ने वालों की भी ये स्थिति है जो पूरी साल भर कोचिंग पढ़ रहे हैं, वो 100 बच्चों के बैच में 50-60 पास होते थे। और नहीं पढ़ रहे हैं, ओवरऑल रिजल्ट देखा जाए तो 100 में से 20-25 बच्चे ही एमएससी में पास हो रहे थे। अब ये 1 साल पहले प्रमोट हो गए, 1.5% आ रहा है, 1.5 घंटे का पेपर है, तब जाके हो सकता, नहीं तो कोटा में भी पास नहीं होता, ये है ना। चल फिर एक काम कर, 5 किताबों के नाम बता दे। चलो बीएससी के छोड़ो, वो एमएससी छोड़ो, बीएससी तो सबने की है ना। पूरी किताबों के नाम किसके याद हैं? सोच के देखो अंदर ही अंदर। फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में कितनी किताबें पढ़ी है ना। नाम ही पूछ रहा हूँ।
ना ऐसे नहीं पूछ रहा, खुद के अंदर सोचो, फिर मुझे कॉन्फिडेंस के साथ बताओ कि सर मुझे आ रहे हैं पूरे। कॉन्फिडेंस अंदर ही अंदर सोचो और फिर बताओ कि सर मुझे पूरे आ रहे हैं। अब ये स्थिति है अपने साथ, है ना। भाई सवाल के अंदर क्या है किताब के अंदर, वो तो अलग बात है ना, कि बाहर का कवर कवर भी अपने याद नहीं है ना ये स्थिति। अभी मैंने कल परसों 10 नाम लिखे थे पहली क्लास में अपने सेकंड ग्रेड के सिलेबस में, वो 10 नाम भी याद नहीं है सबके कि कौन कौन सी किताब सिलेबस में लिखे थे ना। 10 पॉइंट लिखे थे मैंने पहली क्लास में आते ही। 10 किताबें अपने सिलेबस में हैं, वो भी हमें पता नहीं है सारी। 8-9 बता देंगे, है ना। फिर उसमें सोच सोच के बताएंगे ये कैसा होगा, ये कैसा होगा, है ना। चलो कोई ना, भी ज़रूरत है देखो पढ़ने की, है ना। मेहनत करोगे तभी कुछ होगा। ज़रूरी नहीं कि ऐसा कि नौकरी लगेंगे तभी कुछ होगा। नौकरी लग जाए तो बहुत अच्छी बात है, नौकरी लग के भी क्या होगा। आजकल किसी का दूर ट्रांसफ़र हो रखे हैं, मेरे पास कई सारे बच्चे आते हैं कई सालों से दूर थे, अब वो महात्मा गांधी नज़दीक खुल गई, उनमें ज़रूरत भी है टीचर की, अब उसमें इंटरव्यू वगैरह भी लगता है, इंग्लिश भी आनी चाहिए। तो जो 10 साल से दूर नौकरी कर रहे थे, जो ठीक थे, वो इंटरव्यू दे के नज़दीक आ गए घर के, बिल्कुल बिना ट्रांसफ़र की। ये है ना, तो बहुत सारे बेनिफिट है। चलो कोई ना, वैसे तो विद्वान हो तुम, है ना, खुद से ही। चलो जी, सह समुच्चय किसकी बात हो रही है? कोसेट की, है ना। तो लिखिएगा, यदि यदि H किसी ग्रुप G का, यदि H किसी ग्रुप G का, यदि H किसी ग्रुप G का उपग्रुप है, यदि H किसी ग्रुप G का उपग्रुप है, तथा यदि H किसी ग्रुप G का उपग्रुप है, तथा A बिलोंग्स टू G, तथा A बिलोंग्स टू G के लिए, तथा A बिलोंग्स टू G के लिए। भाई H क्या दिया हुआ आपके पास? सब ग्रुप है किसी ग्रुप G का, तथा A बिलोंग्स टू G के लिए, A बिलोंग्स टू G के लिए AH इक्वल टू AH, H बिलोंग्स टू कैपिटल H, AH इक्वल टू AH, H बिलोंग्स टू कैपिटल H, और एक लिखो HA इक्वल टू HA, H बिलोंग्स टू कैपिटल H, HA इक्वल टू HA बिलोंग्स टू कैपिटल H। तो इसे तो क्या कहेंगे? इसे तो कहते हैं G में H का, G में H का वाम सह समुच्चय, वाम सह समुच्चय, G में H का वाम सह समुच्चय, लेफ्ट कोसेट, लेफ्ट कोसेट कहते हैं। और इसे क्या कहते हैं? G में H का, G में H का दक्षिण सह समुच्चय, G में H का दक्षिण सह समुच्चय, G में H का दक्षिण सह समुच्चय, या राइट कोसेट कहते हैं, राइट कोसेट कहते हैं, राइट कोसेट कहते हैं। लिख लो एक बार, फिर एक एक मीनिंग बताता हूँ, फिर सवाल करते हैं। देखो क्या लिखा अपन ने, हमारे पास क्या होगा, कोई एक ग्रुप तो क्या होगा बेटा? जी। उसका एक क्या देगा आपको? सब ग्रुप, ग्रुप भी देगा और आपको क्या देगा? सब ग्रुप भी देगा, ठीक है। और फिर आपसे पूछेगा कि इसके कितने कोसेट या सह समुच्चय बनेंगे, या कौन कौन बनेगा, ठीक है। तो कोसेट दो तरीके से चेक किए जाते हैं, एक तो लेफ्ट कोसेट देखे जाते हैं और एक क्या देखे जाते हैं? राइट कोसेट। लेफ्ट और राइट जब बराबर हो जाते हैं तो फिर एक कैसे भी लिख दो, चाहे लेफ्ट लिख दो चाहे क्या लिख दो, राइट लिख दो। अब इसमें होता क्या है, इसमें क्या होता है, एक जो देखो G देगा, G परमानेंट है और H परमानेंट देगा अगला। अब क्या करना है, G में से एक एक एलिमेंट पकड़ के लाना है। जैसे मान लो G में से मैं A लिया, एक बार इस एक को H वाले सब के साथ ऑपरेट करा लो। भाई ये AH जो लिखा हुआ है इसमें बीच में साइन है, ऐसा नहीं है भाई, दो साथ लगे हैं उसका मतलब बीच में संक्रिया है, यहाँ भी संक्रिया है,
ये तो अपन लिखने के हिसाब से लिख देते हैं ए एच या एच। अब क्या करते हैं कि जी में से एक एलिमेंट लाओ और इस एच वालों के साथ ऑपरेट कराओ। अगर उसको लेफ्ट साइड में लगा के सोल्व करते हो तो वो कौन सा हो जाएगा, लेफ्ट कोसेट। अगर राइट साइड में लगा के सोल्व करते हो तो क्या हो जाएगा, राइट कोसेट। एक लाए और सोल्व करके लिख दिया। फिर जी में से दूसरा लेके आएंगे, दूसरा कौन सा है, बी। जी में से दूसरा लेके आएंगे, दूसरा क्या है, बी। फिर बी इसके साथ लगाओ, लेफ्ट सोल्व करा लो और क्या सोल्व करा लो, राइट सोल्व करा लो, फिर आ जाएगा। फिर जी में से कोई तीसरा लिया हो, कोई क्या लिया है, सी, फिर वो इसके साथ सोल्व कराएंगे। 2 3 4 5 करने के बाद एक स्थिति ऐसी आएगी, जैसे मान लो ए करा लिया, बी करा लिया, सी करा लिया, डी करा लिया, ई पे आए, जैसे पांचवा लिखा, तो पांचवे को जब इसके साथ एच के साथ लगाएंगे तो वही रिजल्ट आएगा जो किससे आ रहा था, पहले से। फिर वापस से क्या होने लग जाएंगे, रिपीट होने लग जाएंगे। फिर छठा जैसे मान लो एफ लगाऊंगा इसके साथ तो वापस से कौन सा रिजल्ट आएगा, बी वाला। तो वैसे बेसिकली बने कितने, 4 ही बने। पांचवा तो वापस से किसके जैसा आ गया, पहले जैसा। छठा किसके जैसा आ गया, दूसरे। सातवां तीसरा, आठवां फिर वापस नौवां। तो बेसिक बने कितने, 4 बने। किसी सवाल में 3 बने, किसी में 2 बनेंगे। तो कंसेप्ट तो समझ में आ गया ना, कोसेट का मतलब क्या है। एक ग्रुप होगा जी और उसका एक क्या देगा आपको, सब ग्रुप एच देगा, और फिर उसके बाद पूछेगा कि आपको क्या पूछेगा, कोसेट। अब हम एक ही चेक करेंगे, यहाँ कोई वैसे कॉपी में दिखाना तो है नहीं कि लेफ्ट वाला भी दिखाऊं, लेफ्ट में लगा के और राइट में लगा के। अब देखो नॉर्मल सवाल किसका होगा, प्लस का या गुणा का। अब वो जो भी एलिमेंट लगाओगे, चाहे लेफ्ट में लगा के प्लस कर लो, चाहे राइट में लगा के प्लस कर लो, कोई फर्क पड़ेगा क्या, बताओ। गुणा करना है मान लो कोई ए एलिमेंट एच वालों के साथ, तो चाहे वो गुणा लेफ्ट में कर लो, चाहे किस में कर लो, राइट में कर लो। तो एक देखने में बस चाहे लेफ्ट वाले देख लेना, चाहे कौन से, राइट वाले। एग्जाम होती कि सह समुच्चय दिखाओ, कॉपी देखता तब तो लेफ्ट वाले भी दिखाते और क्या दिखाते, राइट वाले। लेकिन यहाँ तो अपन को तो देखना है बस कि कौन बनेगा और कौन नहीं बनेगा। तो एक चेक कर लेंगे लेफ्ट या कौन सा, राइट वाला, और एक कर लेंगे दूसरा। आपको ही दिखेगा कि सर ये 2 चाहे इधर जोड़ लेते, चाहे 2 आगे जोड़ लो, चाहे क्या जोड़ लो, पहले जोड़ लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो एक सवाल लेके चलते हैं। सवाल है अपने पास, सवाल दिया हुआ आपको Z+ का। इसमें कहता है कि ग्रुप Z+ में, ग्रुप तो है ही, ग्रुप Z+ में 3Z के सभी सहकुलक ज्ञात करो। के सभी सहकुलक, कि जितने भी कोसेट बनेंगे, फाइंड ऑल द कोसेट। सभी सहकुलक आपको क्या करने हैं, ज्ञात करने। कि ग्रुप Z+ में 3Z के सभी सहकुलक ज्ञात करो। अब बोर्ड पे देखो, एक सवाल ढंग से समझ लेना कंसेप्ट के साथ, बाकी फिर सवालों में क्या होगा, निशान ही बदलेगा। किसी में प्लस होगा, किसी में गुणा होगा, किसी में वो क्रॉस के नीचे 7 5 ऐसा पढ़ के है ना पीछे, मॉड्यूलो वाला, तो वो होगा। ठीक है। अब देखो इसमें देखने से पता चल रहा है, ये तो क्या है आपका ग्रुप, अरे ये तो क्या है ग्रुप, और ये क्या है उपग्रुप, ये क्या आपका उपग्रुप। अब सबको पता है कि जो ऑपरेशन ग्रुप का होता है वही किसका होता है, उपग्रुप का। तो चाहे ऐसे ही लिखेगा, निशान हम तो लगा सकते हैं, ये प्लस लगा लो, चाहे कोई दिक्कत नहीं है। अब सबसे पहला काम ये होता है कि हम क्या करते हैं, लिखते तो कुछ है नहीं, ऐसे देखते कितने बनेंगे, ऐसे सोचे जा रहे हैं। तो सोचने से कुछ नहीं होगा। जो ग्रुप दिया हुआ है, जेड दिया हुआ है, लिख लो कौन कौन होता है जेड में। 0 1 2 3 4 ऐसे ही होंगे। और इधर कौन होगा, -1 -2 -3 -4, इस तरीके से। ये तो क्या हो गया आपका, जेड हो गया। ठीक है, जेड कह दो चाहे जी कह दो, एक ही बात है भैया। जेड हो गया, या वैसे अपने हिसाब से देखा जाए तो ग्रुप क्या हो गया आपका, जी। और ऑपरेशन किसका है इसमें, प्लस का। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद क्या लिखते हैं, उपग्रुप। उपग्रुप को क्या नाम देते हैं, एच। एच कह दो चाहे क्या कह दो, 3Z+ कह दो। ठीक है, 3Z में क्या आएगा बताओ, 3Z 2Z MZ। ये जो Z होता है उसको किससे गुणा कर लो, 3 से। या ऐसा कह दो कि 3 के गुणज लिख लो, मल्टीपल लिख लो 3 के। भाई 3 के क्या लिख लो, मल्टीपल। तो यहाँ से बीच से रखा करो, सेंटर से काम। 3 के मल्टीपल चाहे तो 3 से गुणा कर लो, तो कौन आएगा, 3 6 9, ये वाले आएंगे आपके पास। इधर देखें तो कितना आएगा, -3 -6 -9, इस तरीके से बन गए आपके पास।
अब ढूंढने हैं आपको क्या, सहकोलक या कोसेट ढूंढने। तो कोसेट चाहे कोई साइड ढूंढ लो, चाहे लेफ्ट देख लो चाहे राइट देख लो। अब कोसेट कैसे देखा जाता है, या तो एच ए कर लो। अब एच ए अभी कहा था बीच में निशान है, तो अपने सवाल में निशान किसका है, प्लस का। अब बोलो एच के साथ क्या लगाना है, ए ही तो लगाना है। ए किस में से आएगा, जी में से। तो जी में से यहाँ से शुरू करते हैं, जीरो से शुरू कर लेते हैं। एक बार प्लस देख लेंगे, फिर किस में चले जाएंगे, माइनस में। तो एच प्लस मैंने क्या किया, ज़ीरो। ये है एच ही हो गया आपका, भाई बीच में जो भी ऑपरेशन है वो लगा दिया हमने। बताओ एच तो एच है ही आपके पास, ए किस में से लाना है, जी में से। तो जी में से कितना ले लिया, ज़ीरो ले लिया। अब देखो ज़ीरो ऑपरेट कराओ इसके साथ, भाई एच वालों में क्या जोड़ना है, ज़ीरो। तो ज़ीरो जोड़ेंगे तो ज़ीरो 3 6 9 यही आएगा सेम, -3 -6 -9 एंड सो। इसके बाद क्या ले लेते हैं, बोले सर 1 ले, दूसरा एलिमेंट लेंगे। अभी समझा गया हो ना, ए लेंगे, बी लेंगे, सी लेंगे, 4 5 3 लेते ही फिर वापस से रिपीट होने लग जाएंगे, तो आपको दिख जाएगा कि बस काम हो गया अपना। तो h+1 लेंगे, तो एक प्लस होगा तो यहाँ से जोड़ा करो बीच में से। तो 0 की जगह हो गया 1, 3 की जगह कितना 4, 6 की जगह 7, 9 की जगह कितना 10। इधर देखूँ तो कितना हो गया -2, इधर हो गया -5, -8, ऐसे हो गया आपके पास। अब देखो h+ क्या ले लेते हैं बेटा, 2 ले लेते हैं। h ये रहा आपके पास, 2 जोड़ेंगे यहाँ से, तो ये हो गया 2, कितना हो गया 5, 8, 11, इस तरीके से हो गया। और इधर देखें तो कितना हो गया, -1, माइनस के कितने हो गए 4, माइनस के 7, ऐसा ही होगा आपके पास। इसमें भी गड़बड़ है क्या, जोड़ में भी। अब देखो h+3 लेके चलते हैं। h+3 ये रहा h, 3 प्लस करना, इधर कर लो एक बार, 3 6 9 12 ऐसे आएगा। इधर 3 प्लस करेंगे तो कितना आएगा 0, इधर कितना होगा -3, कितना -6, ऐसे चलेगा। अब किसी को कुछ दिखा क्या, बोले सर वापस से शुरू हो गया काम, वापस से वही आएगा जो पहला h+0 किया था, 1 2 3 करते ही वापस से रिपीट। अब आप h+4 करके देख लो कौन सा आ जाएगा, h+1 आ जाएगा। तो ये आपके पास कितने दिखे आपको, 3, कितने दिखे आपको 3। तो मोस्टली क्या करता है, जो संख्या में छोटे होते हैं, अब वैसे तो चाहे h+0 कह दो चाहे h+3 कह दो, एक ही तो रिजल्ट आ रहा है दोनों का। लेकिन जब ऑप्शन में लिखेगा कि कौन कौन इसके सहकोलक या कोसेट बनेंगे, तो जो संख्या में छोटे होते हैं वही ऑप्शन में देता है मोस्टली, कि h, h+1, h+2 देने को। अगला ये भी दे सकता है h+3, h+4 और क्या दे दे h+5, वैल्यू तो वही आ रही है, वैल्यू तो वही आ रही है। इस साल एक पेपर में ऐसा था, उसमें उसने ये भी दे दिया और आगे वाले भी दे दिए, अब वैल्यू सबकी सेम आ रही है, तो क्वेश्चन कन्फ्यूजिंग में जा रहा है। इसी साल आया था पेपर में एक सवाल कोसेट का, उसमें क्या किया ऑप्शन, तभी तो कहता हूँ पेपर में इसमें सवाल छेड़ते ही, मतलब 10 सवाल छेड़ेगा तो 5 गलत होंगे उसके, ये हमेशा का नियम है। बुक में से कुछ भी बदलेगा ना, तो 10 सवाल अगर बदले हैं किताब में से, तो 5 तो उससे ऑप्शन में गड़बड़ है या सवाल में गड़बड़ है या कहीं 2 ऑप्शन सही हो रहे हैं, ऐसा ज़रूर होगा। कल बताया था ना, एक पेज का सवाल आया था इस बार, एक LPP का इष्टमितीकरण का लास्ट सवाल, उसने संख्या बदली थी किताब से थोड़ी बदली, तो फिर ऑप्शन सेट नहीं हुई, उससे कोई सही ऑप्शन सही नहीं हो रहा, है ना। पूरे 1 पेज का सवाल, अगर आप पेपर अभी करेंगे सवाल तब देखेंगे, पूरे 1 पेज का सवाल था, अगले ने चेंज किया, बड़ी मेहनत करी लिखने में कि मैं कुछ नया करूं पेपर में, नया ये किया फिर उसने, है ना। तो ऐसा होगा, तो लिखने में h+0 लिख दो, h+1, h+2 मोस्टली यही देगा, माइनस के भी नहीं देता है भाई। किसी सवाल में हो ही बेसिक ही वही हो तो वो अलग बात है। अब ऑप्शन में क्या दे सकता है, अब लेफ्ट राइट भी चेक करने की ज़रूरत है क्या, बताओ। अरे लेफ्ट राइट चेक करने की ज़रूरत है क्या, माइनस में कर लो, चाहे कोई कह रहा है सर प्लस में क्यों, माइनस में। h-1 करोगे, -2 -3 करते ही वापस से क्या होने लग जाएंगे, रिपीट होने लग जाएंगे आपके, चाहे ऊपर चले जाओ चाहे इधर देख लो। तो इसके सहकोलक या कोसेट कितने बने बताओ, अरे कितने बने, 3 बने। और कौन कौन बने, h+0, तो 0 का तो क्या लिखें h+1, और कितने बने h+2। तो ये तो सीखा था, लेकिन इन सवालों का एक डायरेक्ट बताता हूँ।
ये सवाल कई बार आते हैं एग्जाम में, जेड वाला सवाल, 3z 4z 2z, तो जितना जेड होगा उतने ही कोसेट बनेंगे। ये सीधा सा कंसेप्ट है, ये तो मैंने समझने के हिसाब से बताया है। इन सवालों के लिए सीधी टेक्निक होती है कि जितने जेड हैं, कितने जेड थे 3z, कितने कोसेट बने 3, कहाँ तक h+0 h+1 h+2। मान लो किसी सवाल में 4z आता तो कितने बनते h+0 h+1 h+2 और h+3, उसके बाद वापस से रिपीट होने लग जाते हैं। अभी देखो एक प्रॉपर्टी और लिखेंगे, लेकिन पहले बता देता हूँ। आप इस लाइन को देखो, इसको देखो और इसको देखो, कोई भी अक्सर इन तीनों लाइनों में कोई भी संख्या सेम है क्या? तीनों लाइनों में कहीं भी कि जो सर पहली में वो दूसरी में है, दूसरी में है जो तीसरी में भी है, एक ऐसा कोई भी सेम है क्या? आराम से देखो, है, गौर से देखो। आगे हो जाए, आगे डॉट डॉट लग रही है ना, इसमें भी सोच के देख लो। बताओ तीनों लाइन में कोई सेम है क्या? और चौथी लाइन और पहली लाइन को देखो, h+3 और h+0 पूरा सेम है। तो कोसेट की ये प्रॉपर्टी होती है, या तो कोसेट होगा तो पूरा सेम होगा, मतलब जो ये था वही बनेगा एज इट इज़, या फिर दो कोसेट हैं तो एक भी एलिमेंट दोनों में क्या नहीं आ सकता, समान नहीं आ सकता। इसीलिए कहते हैं कि कोसेट या तो क्या होंगे, पूर्ण रूप से क्या होंगे, असंयुक्त या डिसजॉइंट होते हैं, या फिर पूर्ण रूप से क्या होते हैं, आइडेंटिकल या बराबर होते हैं। भाई कोसेट क्या होंगे, या तो आइडेंटिकल होंगे, बराबर होंगे, सारे के सारे एलिमेंट क्या आ गए, सेम आए सेम, या फिर पूर्ण रूप से कोई इनमें सेम है क्या, नहीं है। एक प्रॉपर्टी और, अगर इन तीनों कोसेट का मैं यूनियन ले लूँ, इन तीनों कोसेट का मैं क्या ले लूँ, यूनियन। अभी लिखवा दूंगा वैसे, लेकिन फिर लिखवाऊंगा तब फिर बार बार में सवाल देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इन तीनों कोसेट का यूनियन लेके बताओ क्या आ रहा है, पूरा जेड आ रहा है, मतलब पूरा जी आ जाएगा। जेड कह दो चाहे क्या कह दो, ग्रुप जी कह दो। भाई पूरा आ रहा नहीं आ रहा, जितने किसी सवाल के कोसेट बनेंगे यूनियन ले लो। देखो ऐसे पढ़ लो, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सारे आ रहे हैं। इधर देख लो, -1 -2 -3 -4 -5 -6, तो इन यूनियन से क्या बनेगा आपके पास, पूरा जेड बन जाता है। अगर जितने भी सवाल के कोसेट बने अगर उनका यूनियन ले लें तो वो किसके बराबर होता है, उस ग्रुप के बराबर बन जाता है। कोसेट की एक खास बात होती है कि कोसेट या तो पूर्ण रूप से क्या होगा, आइडेंटिकल या समान होगा, या फिर कोसेट क्या होगा, असंयुक्त या क्या होगा, डिसजॉइंट होगा। तो ये सवाल नोट कर लो, कोसेट निकालना सीखे ना। अब इसमें लेफ्ट राइट अपने कोई वहाँ ऐसा तो है नहीं कि दिखाना है, प्लस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
लिख लिया सबने? समझ आया अभी कोसेट कैसे देखेंगे? अब देखो एक सवाल करो, देखें। ग्रुप दिया हुआ आपको G इक्वल टू 1 -1 आयोटा और क्या दिया हुआ है माइनस आयोटा, ऑपरेशन क्रॉस का। करो देखें, ये G हो जाएगा आपका और ये क्या हो जाएगा H। करो देखें। दो बनेंगे तो दो ही, अब वो क्या बनेंगे वो तुम जानो, क्या बनाए। दो ही बने भी, इसके दो ही बनेंगे या दो से ज़्यादा बन रहे हैं? भाई एक बार H के साथ 1 लगा लो, एक बार H के साथ -1 गुणा कर लो, 4 लाइन लिख लो, आराम से दिख जाएगा। एक बार H को किससे गुणा करा लो आयोटा से, एक बार H को किससे गुणा करा लो माइनस आयोटा से। भाई पिछली बार प्लस का सवाल था तो प्लस कराया था, पिछली बार तो एलिमेंट भी बहुत सारे थे, इस बार तो एलिमेंट भी कितने हैं 4 ही हैं। देखो भाई इसके अंदर क्या होगा आपके पास, G दिया हुआ है, H दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम इसके देखेंगे सहकूलक या कोसेट। तो सहकूलक या कोसेट में क्या आएगा, देखो H ले लिया, गुणा लगाओ तो लगा लो, नहीं नॉर्मल ऐसे लिख दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो H के साथ एक बार तो क्या लगा लिया मैंने, चलो .1 लिख देते हैं, क्रॉस 1 लिख दिया, ठीक है। तो कितना आया 1 -1 आयोटा और कितना हो गया माइनस आयोटा। इसके बाद देखो क्या लिखेंगे हम, -1 किससे गुणा कराऊंगा -1 से, -1 से H को कराना है ना, एक सेकंड एक सेकंड, अरे भाई H में तो यही एलिमेंट है आपके पास, ठीक है। -1 से कराऊंगा तो ये -1, ये कितना हो गया +1। H को किससे गुणा कराना है आयोटा से, तो ये हो गया आयोटा माइनस आयोटा। H को किससे गुणा कराना है माइनस आयोटा से, तो ये हो गया माइनस आयोटा और ये कितना हो गया प्लस आयोटा। ऐसा ही हुआ, यही बना आपके पास। अब बताओ कितने हुए, ये और ये दोनों सेम है, आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता, अव्यय भी तो है ये भाई, कोई वो क्रमित युग्म थोड़ी है, एलिमेंट है भाई। किसी को चाहे बाद में लिख दूं चाहे किसी को पहले लिख दूं, उससे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो ये क्या हो गया, ये दोनों सेम है, तो कोई सा एक नाम लिख दो, H लिख दो चाहे H-1, तो मोस्टली H ही मिलेगा आपको, और इसमें से मोस्टली क्या मिलेगा H आयोटा मिलेगा। ये दोनों सेम, आगे पीछे से कोई फर्क नहीं है। तो इसके कोसेट अगर लिखना चाहें तो कोसेट कौन कौन बने, एक तो H और एक कितना बना H आयोटा, ये दो कोसेट हो गए इसके।
नीचे लिख लो जिससे कन्फ्यूजन दूर नहीं रहे, या ऐसा भी लिख सकते हो और लगा के -h और -h आयोटा, चाहिए लिख दो, कोई फ़र्क नहीं है। -h और क्या लिख सकते हो, -h आयोटा, जैसा ऑप्शन नज़र आए उस हिसाब से काम करेंगे। लिखिए अगला सवाल। अगला सवाल है कि ग्रुप दिया हुआ आपको, देखो ग्रुप दे रखा आपको Z8 और ऑपरेशन दे रखा आपको +8 का। ग्रुप Z8 +8 में H = दे रखा आपको 0 और 4 के सभी सहकूलक लिखिए, के सभी सहकूलक या कोसेट ज्ञात करो, के सभी सहकूलक या कोसेट ज्ञात कीजिए। अब Z8 में क्या आएगा ये पता होना चाहिए आपको। Z8 में आएंगे 0 से लेके 7 तक। एलिमेंट तो टोटल कितने हो गए 8, लेकिन एक कम आता है, हमेशा ही ध्यान रखिएगा। तो 0 से लेके इसमें एलिमेंट कितने आएंगे 0 1 2 3 4 5 6 और कितना आएगा 7, और ये ऑपरेशन किसका है +8 का। ये तो आपका ग्रुप हो गया, और ये क्या हो गया सब ग्रुप। करो देखें। H 2 बढ़ेंगे, गलत है बेटा, और देखो और भी बढ़ेंगे। अभी एक प्रॉपर्टी बता देंगे जिससे ये तो कंफर्म हो जाएगा कितने बढ़ेंगे। और हैं 7 भी नहीं बनेंगे। अब कुछ बच गया क्या, वही बता दो, है ना। हैं 4 बढ़ेंगे। चार ही बनेंगे अभी, है ना। H H+1 H+2 H+3 फिर वापस रिपीट हो जाएंगे। मैं देखो 0 1 बनेगा, फिर 2 बनेगा, फिर 3 बनेगा, फिर क्या बन जाएगा 4, और जो 4 है वो 5 बनेगा, 6 बनेगा और 7 और 8 बनते ही क्या लिखते हैं 8 का भाग दे के शेष पर लिखते हैं बेटा। ये प्लस मॉड्यूलो वाला सवाल है, तो वापस से 0 हो जाएगा, तो रिपीट हो जाएगा वापस से। देखो भाई हम इसमें सबसे पहले लेके चलेंगे H+8 0, तो कितना आएगा 0 का 0 और ये कितना हो गया 4। इसके बाद देखो H+8 और कितना ले लेंगे 1 लेंगे तो क्या हो जाएगा 1 और कितना होगा 5, 1 और 5 हो जाएगा। इसके बाद H+8 और कितना लेके चलेंगे 2, तो ये हो जाएगा 2 और कितना हुआ 6। भाई H में ही तो जोड़ते हैं,
एच के साथ ही तो ऑपरेट कराएंगे। और ये हो गया +8 और 3, तो कितना हो गया 3 और 7। और ये हो गया h +8 और 4, तो 3 का तो कितना हो गया 4, और यहाँ 4 जोड़ेंगे ना, तो या ऐसे समझ लो 0 + 4 कितने हो गए 4, और 4 में 4 जोड़ेंगे तो 8। अब मॉड्यूलो वाला सवाल है, तो 8 होते ही 8 का शेषफल देखेंगे, रिमाइंडर कितना आएगा 0, तो ये वापस से तो बराबर आ गया इसके इक्वल आ गया ना आपके पास। तो ये किसके इक्वल हो गया h +0 वाले के। फिर जो अगला आएगा 5 वाला, वो किसके बराबर आएगा h +1 के। तो सेकोलक या कोसेट कितने बने, सेकोलक या कोसेट कितने बने 4। सेकोलक बन गया आपके पास h +1, कई बार नॉर्मल प्लस भी लिख देता, बाकी सही तो ये लिखा जाएगा है ना, और h +2, और ये हो गया h +3। ये बनेंगे वापस, उसके बाद तो वापस से क्या हो जाएंगे, रिपीट हो जाएंगे। तो सवाल देख के नहीं घबराना कि क्या पूछा, ये बाकी दोनों सवालों से और भी आसान है, ये बाकी दोनों सवालों से और भी आसान है। तो ऐसा नहीं है कि +8 कर दिया क्या हो गया इसके अंदर, तो बिल्कुल नहीं घबराना सवाल देख के। लिख लिया सबने, अगला सवाल देखो। अगला सवाल है आपके पास, देखो ग्रुप जी दे रखा आपको a² a³ और a⁴ इक्वल टू 1। a² a³ और a⁴ इक्वल टू 1, ठीक है। और h दे रखा है में h इक्वल टू आपको दे रखा है एक तो 1, और एक दे रखा है a², एक दे रखा 1 और एक दे रखा a² के सभी सहकूलक ज्ञात करो, के सभी सहकूलक ज्ञात करो। बता रहे वही मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन है, मल्टीप्लिकेशन है ना, सवाल भी आधा अधूरा ही है बुक में भी, लेकिन मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन है। डॉट लगा लो चाहे क्रॉस लगा लो। कितने बनेंगे बेटा, 2। क्या क्या बनेंगे, एक तो h a, तो देखो 2 ही बनेंगे, सीधा सा काम है। सबसे पहले h के साथ किसको ऑपरेट करा लेता हूँ, a को, तो a को ऑपरेट कराऊंगा, ये रहा h आपके पास, तो a को ऑपरेट कराऊंगा तो कितना होगा बेटा a, और कितना होगा a³ हो जाएगा। h के साथ किसको ऑपरेट कराऊंगा, a² को, तो a² को ऑपरेट कराएंगे तो a² और a की पावर कितना बन जाएगा 4, और a की पावर 4 कितना 1,
तो a की पावर 4 हो गया 1 आपके पास। फिर क्या करा लेंगे, h a क्यूब को ऑपरेट करा लेंगे। a क्यूब को ऑपरेट कराएंगे तो ये हो गया a क्यूब, और a की पावर कितनी हो गई 5। 5 का मतलब 4 का तो 1 हो गया, और कितना रह गया आपके पास a, और ये हो गया h a टू द पावर 4। 4 कह दो चाहे 1 कह दो, तो 1 को ऑपरेट कराया तो कितना रिजल्ट आ गया भाई, h1 कह सकते हो, इसको कोई दिक्कत नहीं है, h कह दो, एक ही बात है। तो कितना रिजल्ट आ गया 1, और कितना रह गया a स्क्वायर। तो दो ही डिफरेंट बने इसमें, दो ही क्या बने, डिस्टिंक्ट बने आपके पास। एक तो ये वाला कह दो, और एक ये कह सकते हो, या ये कह दो, एक ही बात है। तो कोसेट जो बने आपके पास, कोसेट जो बने, एक तो क्या बन गया एच ए, और एच ए स्क्वायर भी कह सकते हो, और ये ए स्क्वायर वाला रिजल्ट सेम किस में आ रहा है, A4 में, और A4 का मतलब कितना होता है 1, तो सिंपल क्या कह सकते हो, H भी कह सकते हो। तो ऐसा भी लिखा हुआ मिल सकता आपको, H, ये तो हो गया H, और ये कितना हो गया एच ए। तो चाहे जैसे लिख सकता है, जो सेम होंगे उनमें से कोई सा भी ऑप्शन के रूप में लिख सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। अब देखो कुछ प्रॉपर्टी आएंगी कोसेट की, जैसे ये था अपने पास, पीछे जितने भी सवाल किए हैं, जितना ग्रुप का ऑर्डर होता है और जितना सब ग्रुप का ऑर्डर होता है, ये प्रॉपर्टी तो कल बताई थी या नहीं बताई, कि ग्रुप के ऑर्डर में सब ग्रुप के ऑर्डर का भाग जाता है, अभी नहीं बताई है ना, बताएंगे, केले थ्योरम आएगी तब बताएंगे। हाँ, लांगराज, के लिए नहीं, लांगराज आएगी। और इसके बाद इसमें भी ये प्रॉपर्टी होती है कि जैसे इसका ऑर्डर कितना था 4, इसका ऑर्डर कितना है 2, तो 4 में 2 का भाग देंगे तो कितना आता है 2, तो 2 ही कोसेट बनेंगे, सोचने की ज़रूरत नहीं है। अब वो बनेंगे क्या, वो तो देखो देखना पड़ेगा, लेकिन बनेंगे कितने वो कंफर्म हो जाता है पहले। यहाँ देखो कितना ऑर्डर था इसका 8, 0 से 8, 7 तक 8 एलिमेंट है, इसका ऑर्डर कितना था 2, तो 8 में 2 का भाग देंगे तो कितना आया 4, तो कितने कोसेट बने 4, ये है। इसके बाद देखो पीछे वाले में देखें, इसमें ऑर्डर कितना है 4, इसका ऑर्डर 2, तो 4 में 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा 2, तो नंबर ऑफ कोसेट कितने आए 2। ठीक है, इनफाइनाइट वाले की तो बात अलग होती है अभी। अब जैसे पीछे वाला इनफाइनाइट था, अब इसका ऑर्डर कितना है जेड का, इनफाइनाइट है, अनंत अव्यय है, इसका भी इनफाइनाइट, तो इसका तो अलग केस है। लेकिन फाइनाइट में जिसका दोनों का ऑर्डर पता चले तो उनमें आराम से हम सॉल्व कर सकते हैं कि बनेंगे कितने, ये तो तुरंत दिख जाते हैं। अब वो कौन कौन बनेंगे उस पर ही सोचने की ज़रूरत है। तो बहुत सारी प्रॉपर्टी हैं, अभी पहले ही बताया गया था कि 3 बने 4 बने, यूनियन ले लेंगे तो पूरा क्या आ जाएगा, जी आ जाएगा। और एक प्रॉपर्टी और बताई थी, समान होंगे या तो पूर्ण रूप से, या पूर्ण रूप से क्या होंगे, असंयुक्त या डिसजॉइंट होंगे। तो ऐसे कई सारी प्रॉपर्टी हैं, तो वो सारी नेक्स्ट क्लास में लिख लेंगे, है ना। तो इतना पढ़ के आना, ये है।